अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबास लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। चाहे वो एंटरप्राइज सिस्टम हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, चाहे सीएस से रिलेटेड हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो चीज़ें कवर करने वाले हैं उनमें आपकी आउटलाइन भी आ जाएगी, आपके पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, आपके गेस्ट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। इसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनका पता होना आपको ज़रूरी है, सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। प्लस सब कुछ हम लोग कोडिंग के साथ और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ करने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक और शर्त आपको ये दी जाएगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से कर सकेंगे। 80 to 90% जो क्वेश्चन है वो आपकी इसी वीडियो से आने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक नंबर 1 की बात करें तो ये डॉट नेट एंड आर्किटेक्चर एंड इसके अलावा सी हैश की बेसिक को रिप्रेजेंट करता है, जिनमें आपके पास आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और प्लस आपके पास पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट इज द CLR इन डॉट नेट, what is the MSIL, what is the CTS, what is the CLS, what is the managed and unmanaged code, what is the .NET assembly, and what is the difference between the managed and unmanaged code, what is the boxing and unboxing in C hash, what is the exception handling in C hash, what is the difference values, what is the difference between the value type and reference type, explain the .NET architecture and its component, write the C hash program। इसके अलावा आपको कुछ प्रोग्राम जो है वो गिवन है जो आपने अपने पेपर्स के अंदर प्लस आपके पास पेपर्स के अंदर भी आए हुए हैं, और ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में जरूर आएगा। तो चलिए इन पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे .NET फ्रेमवर्क एंड इसका आर्किटेक्चर। तो पहले तो मैं बता दूं कि .NET जो होता है, आपके पास .NET फ्रेमवर्क जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसका काम ही क्या होता है कि डेवलपर्स होते हैं वो आसानी से एप्लीकेशंस बना सकें, चाहे वो डेस्कटॉप ऐप हो, चाहे वेब ऐप हो, चाहे मोबाइल ऐप हो या क्लाउड्स ऐप हो। तो .NET फ्रेमवर्क इसीलिए ही माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है कि जो आपके डेवलपर्स हैं वो इजीली इसको अपनी जितनी भी एप्स होती हैं जो .NET से रिलेटेड होती हैं उनको डेवलप कर सके। उसके बाद अगर हम लोग की फीचर्स की बात करते हैं, इसके अलावा अगर इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं, इसके कुछ की फीचर्स आते हैं .NET फ्रेमवर्क के, जिसमें सबसे पहले आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्योंकि ये क्या काम करता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होता। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कि .NET कोर यूज कर सकते हैं, .NET 5+ यूज कर सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। देन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस करता है। ऊप जो होता है ये उसको सपोर्ट करता है, और जो मल्टी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे C हैश है, VB.NET है, F हैश है, इन सबको ये सपोर्ट कर रहा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। उसके बाद इजी इंटीग्रेशन होती है, आपकी डाटाबेस और आपके सर्वर्स के साथ जो है वो इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज द व्हाट इज द CLR, विच इज स्टैंड फॉर द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये भी .NET फ्रेमवर्क का एक कोर इंजन होता है। जब आप C हैश का प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो वो क्या होता है, सबसे पहले एक स्पेशल लैंग्वेज जिसको हम MSIL यानी ये एक इंटरमीडिएट कोड होता है उसमें कन्वर्ट होती है। CLR उस इंटरमीडिएट कोड को आपके सिस्टम के समझाने के लिए मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। यानी अगर आप इसके में अगर आपको फिर से एक अच्छी तरह समझाऊं कि आपने सबसे पहले एक C हैश का प्रोग्राम लिखा, फिर उस प्रोग्राम को आपने कन्वर्ट किया, या जो आपका .NET फ्रेमवर्क होता है उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज के अंदर जो कि आपकी MSIL यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है उसके अंदर कन्वर्ट करता है। फिर इस कोड को रन करने से पहले उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, आपका कंपाइलर सिस्टम होता है, वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। देन उसके बाद जो होता है आपका सिस्टम, आप इसको अंडरस्टैंड करता है, देन उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये हमारा CLR का रोल होता है। जैसे आपके पास, आप सोच सकते हैं कि आपके पास एक ट्रांसलेटर है, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला तो उर्दू में समझता है ना, तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, आप जो बोल रहे होंगे आपकी बात को उर्दू में कन्वर्ट कर देता है ताकि सामने वाला जो होता है उसको इजीली समझ सके। इसी तरह CLR का जो कोड होता है वो आपके कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट
कन्वर्ट करता है ताकि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उस चीज को समझ सके। उसके बाद CLR के कुछ की फीचर्स होते हैं जिनमें सबसे पहले आता है मेमोरी मैनेजमेंट का। जितनी भी गार्बेज कलेक्शन होती है आपके मेमोरी को बहुत इजीली मैनेज करता है, बहुत एफिशिएंट वे में मैनेज करता है। गार्बेज कलेक्शन होती है वो उसको सबको हटा देता है। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्सेप्शन आते हैं, कोई एरर्स आते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, उसको ये सक्सेसफुली हैंडल करता है। देन उसके बाद थ्रेड मैनेजमेंट होता है कि कोई भी थ्रेड्स आते हैं उनको ये इजीली मैनेज करता है। देन सिक्योरिटी को इन्फोर्समेंट करता है कि आपके कोड के अंदर जो सिक्योरिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज व्हाट इज द MSIL यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस। अब जब आप C# का कोड लिखते हैं और उसे कंपाइल करते हैं तो वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि पहले वो MSIL में कन्वर्ट होता है। ये एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है जो CLR को समझने में आसानी देती है। ठीक है, आपके सिस्टम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने से पहले आपका जो C# का कोड होता है या कोई भी कोड होता है उसको पहले MSIL लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होना पड़ता है। आप कह सकते हैं ये एक कन्वर्टर होता है। ठीक है, जो पहले आपके कोड को आप इसमें कन्वर्ट करेगा MSIL के अंदर, फिर उसके बाद जाके वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा ताकि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। जैसे अगर आपने एक फॉर एग्जांपल कोई रेसिपी लिखी है इंग्लिश में, अब इसे किसी भी कंट्री के कुक को आपने देना है तो लेकिन पहले क्या करेगा, उसे एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है कि जो कुक होता है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, जैसे कोई भी यूनिवर्सल सिंबल आप बोल सकते हैं। तो ये काम जो होता है ये MSIL करता है, एक स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट फॉर्मेट बनाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच इज व्हाट इज द CTS यानी कॉमन टाइप सिस्टम क्या होती है। CTS का मतलब होता है कॉमन टाइप सिस्टम। .NET में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास C# यूज होती है, VB.NET यूज होती है। जो डिफरेंट टाइप्स की जो डाटा टाइप्स होते हैं उनके हर चीज को अलग अलग, हर एक का सिंबल अलग अलग हो सकता है, हर एक का सिंटैक्स अलग अलग हो सकता है। तो CTS क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि चाहे कोई भी लैंग्वेज यूज हो उनका डाटा इंटरनली सेम तरीके से ट्रीट किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर C# है तो उसमें आप इंट को इंटीजर के तौर पर जो होता है उसको आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं, और VB.NET में आप लोग जो होता है वो पूरे का पूरा इंटीजर लिख रहे होते हैं, इंटीजर लिख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि CTS जो होता है एक्चुअली जो होता है एक ही टाइप रिप्रेजेंट करते होते हैं, दोनों का सिंटैक्स चेंज हो सकता है। जैसे ये इंटीजर है तो इसको वो इंट में C# के अंदर डिक्लेयर करेगा और VB.NET के अंदर वो इंटीजर में डिक्लेयर करेगा। मतलब तो दोनों का सेम ही है ना, दोनों के दोनों इंटीजर को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसलिए क्या होता है कि सिर्फ आपकी जो CTS होती है इसकी कॉमन टाइप तो सेम होती है, लेकिन इसको लिखने का स्टाइल जो होता है वो आपका डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज द व्हाट इज द CLS यानी कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। अब CLS का मतलब होता है कि कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, यानी इसमें भी लैंग्वेज कॉमन ही होती है किसी स्पेसिफाई के लिए। अब ये .NET का एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है जो डिफाइन करता है कि .NET कंपैटिबल लैंग्वेज में जैसे कि C# में या VB.NET किस तरह का कोड लिखना है जो सभी .NET लैंग्वेजेस में कंपैटिबल हो। जैसे अगर आप सोचते हैं कि हर स्कूल जो होता है उसकी अपनी लैंग्वेज में सिंबल बनाया है, स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब हर एक की लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो CLS जो होती है एक स्टैंडर्ड रूल बुक देता है जो कहता है कि चीजें सब लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि आपकी C# का कोड VB.NET में भी रीयूज हो सकता है। अगर आपका कोड C# में है तो आपने क्या करना है, उसी लैंग्वेज में जब आप VB.NET में लिख रहे होते हैं तो वो इसका मतलब ये होता है कि कंफ्यूजन को दूर करना होता है, बच्चों को या आपके जो कोडर्स होते हैं उनकी कंफ्यूजन को दूर करना होता है, डेवलपर की कंफ्यूजन को दूर करना होता है कि जो चीज आप C# में कर रहे हैं वही काम जो होता है, वही लैंग्वेज अगर हम VB.NET में भी यूज करते हैं, लिखने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है लेकिन उसको जो करने का मेथड होता है वो आपका सेम हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड कोड। मोस्टली इन दोनों में डिफरेंस जो होता है वो आपके क्वेश्चंस में, आपके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जरूर आता है। मैनेज्ड जो कोड होता है वो कोड जो CLR के अंडर एग्जीक्यूट होता है। CLR को जो मेमोरी होती है ये उसको मैनेज करता है, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करता है। ठीक है, एक मैनेज्ड वे में कोड होता है जो आपके कॉमन लैंग्वेज जो रन टाइम होते हैं उनके अंदर जो होता है ये रन हो रहा होता है, जबकि जो
अनमैनेज होता है ये हमेशा मैनेज के ऑपोजिट ही होगा। तो ये CLR के आउटसाइड जो होता है वो रन हो रहा होता है, ठीक है। जो डेवलपर्स होते हैं वो मैनुअली हर चीज को मैनेज कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि सिक्योरिटी को भी उन्हें मैनुअली ही मैनेज करना पड़ता है, यानी खुद मैनेज करना पड़ता है। उसके अलावा इसकी अगर एग्जांपल लें तो इसके अंदर आप C और C++ कोड पॉइंटर का यूज करते हुए, जबकि मैनेज के अंदर आप C# कोड ले सकते हैं। तो मोस्टली जो एंटरप्राइज सिस्टम होते हैं इसके अंदर हम लोग जो मैनेज कोड होता है C# कोड होते हैं या C# होते हैं, इनका ही हम लोग यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डॉट नेट असेंबली। अब असेंबली जो होती है एक आउटपुट होती है डॉट नेट कंपाइलेशन की। जब आप C# कोड को कंपाइल करते हैं ना, तो जो उसका रिजल्ट होता है वो .exe किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल या .d यानी लाइब्रेरी फाइल के तौर पे जाना जाता है। आपका जो भी रिजल्ट आता है वो इस फाइल के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है, और ये जो आउटपुट होती है जो इस फाइल के अंदर या इस एग्जीक्यूटेबल या लाइब्रेरी के अंदर जाकर स्टोर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारी असेंबली है। तो डॉट नेट क्या हुआ, आपके पास एक कंपाइल्ड आउटपुट होती है किसी भी डॉट नेट प्रोग्राम के अंदर की। इसकी टाइप्स होती हैं जिनमें मैंने आपको बताया एक एग्जीक्यूटेबल होती है और एक आपकी लाइब्रेरी होती है। एग्जीक्यूटेबल होती है जब आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो रनेबल होती है, और लाइब्रेरी का मतलब होता है जब आपकी जो कोड होता है जब आप उसको रीयूज करना चाहते हैं और वो पहले से ही आपकी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद अगर हम लोग इसके कंटेंट की बात करें तो आपकी जो असेंबली लैंग्वेज का कंटेंट क्या होता है, सबसे पहले तो आपका MSIL कोड होता है, ठीक है। कोड के अंदर चूंकि आपका जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं C# का वो MSI कोड के अंदर आता है। उसके बाद इसकी जो भी मेटा डाटा होता है, जैसे आपकी टाइप्स हैं, आपका वेरिएंट है, इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, देन आपकी असेंबली लैंग्वेज उसके अंदर होती है। देन उसके बाद मैनिफेस्ट होती है, यानी ओवरऑल जितने भी असेंबली की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी मैनिफेस्ट के अंदर होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर से यहाँ पे बार बार एक चीज रिपीट हो रही है कि आपका C# का प्रोग्राम होता है, फिर वो एक लैंग्वेज है जो कि MSIL है उसके अंदर कन्वर्ट होता है, फिर MSIL उसको मशीन लर्निंग के अंदर कन्वर्ट करता है, देन आपकी आउटपुट जो है वो आती है। तो ये जो असेंबली है ना, ये आपके पहले MSI कोड के अंदर जितनी भी मेटा डाटा होती है, जो भी मैनिफेस्ट होती है, उन सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो कंटेन कर रहा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द मैनेज एंड अनमैनेज कोड जो होता है। तो ये एग्जीक्यूशन की बात करें तो जो आपका मैनेज कोड होता है ये CLR के थ्रू रन होता है, जबकि जो आपका अनमैनेज होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू डायरेक्टली रन होता है, क्योंकि इसको हमने मैनुअली खुद हैंडल करना होता है। अब ये सारी चीजें जो है CLR से हैंडल होती हैं, मैनेज भी, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ CLR के थ्रू होता है, लेकिन ये डेवलपर जो होता है खुद मैनुअली इसको हैंडल करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हमारे पास एक प्रोग्राम आता है जिसमें बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग का प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लर नजर आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। सबसे पहले आता है यूजिंग द सिस्टम। C# के अंदर जब भी आप कोड करते हैं तो आपको स्टार्ट करने से पहले आप बिल्कुल ऐसे ही लेते हैं, आप एक क्लास बनाते हैं, जैसे क्लास का नाम कोई भी ले ले, मैं यहाँ पे प्रोग्राम क्लास ले रही हूँ। उसके बाद आप इसको स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर आप अपने जो भी डाटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज होते हैं वो देते हैं। जैसे यहाँ पे पहली वैल्यू है 1 2 3, सेकंड जो है कोई भी ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर उन्होंने इस वैल्यू नम को स्टोर करा दिया, ठीक है, इसका मतलब बॉक्सिंग हो रही है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो जाएगी, यानी ये देखिए पहले आपका नम 1 2 3 है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई बॉक्स होता है, इस बॉक्स को आप ऑब्जेक्ट का नाम दे लें, इसके अंदर आपकी नम की वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है, बॉक्सिंग होगी, पैक हो गया। फिर जब आप इसका रिजल्ट लाते हैं, रिजल्ट लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी डाटा टाइप, दोनों की डाटा टाइप लिख देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपकी अनबॉक्सिंग हो जाती है। तो इसकी आउटपुट C# के अंदर आउटपुट कैसे आती है, आप कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा तो आप जो है वो इन सबको इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इनसे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है, इंट से जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसमें जाने को हम बॉक्सिंग कहते हैं, और ऑब्जेक्ट से वापस इंट में लाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। होप से ये कोड आपको इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम आता है, चेक द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आपने एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो होता है ना उसको चेक करना है। जैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है,
आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब होता है कि ऐसे डिजिट्स जिनका सम करके, जिनकी कैलकुलेशन करके आपको वापस में वही डिजिट्स मिल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका नंबर है 153, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको जब वापस आंसर 153 ही मिल रहा होगा तो इसका मतलब वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। तो एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हमें ये पता करना है कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो इसके लिए आपको सिंपली C# का कोड लिखना है, क्योंकि एंटरप्राइज के अंदर हम लोग मोस्टली यही कोड लिखते हैं। यूजिंग सिस्टम लिखेंगे, एक क्लास बना लेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग की, ठीक है। देन उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हम लोग अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। आपने जो यहाँ पे वेरिएबल्स लेने हैं, एक आपने नम लेना है, देन आपने सम लेना है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपना सम रखेंगे। उसके बाद आपने टेम्प यानी टेम्परेरी तौर पे जो नंबर स्टोर कराना है। उसके बाद रिमाइंडर लेना है, जिसमें आपने अपने जो भी रिमाइंडर जो होता है, जो मॉड्यूलर होता है, उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो नम होगा, सबसे पहले तो आपने इसको इस टेम्प के अंदर स्टोर करा देना है टेम्पररी तौर पर। हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर जो आपका नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है, हाँ, तो हमारा नंबर 0 से ग्रेटर देन है ना। रिमाइंडर के अंदर हम क्या करेंगे, 153 को हम लोग इसका मोड ले लेंगे 10 के साथ। 10 के साथ मोड लेने पे इसका जो भी आंसर आएगा, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पे 153 को जब हम लोग 10 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिंपली देखें 10 1 से 10 होता है, और बाकी आपका जो बचेगा विच इज द 3 एंड 5, ठीक है। उसके बाद 10 5 से 50 होता है, तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है वो यहाँ पे 50 लिख दूंगी, और रिमाइंडर में मेरे पास जो है वो 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगी। उसके बाद मैं सम के अंदर क्या करूंगी, जो भी मेरा रिमाइंडर आया है 3, उन सबको आपस में जो है वो उनका क्यूब ले लूंगी, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करा दूंगी, और फिर जो भी आएगा नम उसको फिर मैं 10 के साथ दोबारा से डिवाइड कराऊंगी। डिवाइड कराने के बाद ये आपने कैलकुलेशन इन सारे फार्मूलाज का, इन सारी लॉजिक का यूज करते हुए आपने करनी है। जब आप करेंगे तो आपके पास अगर वापिस से आपके जो टेम्प का जो सम है वो वापिस से वही आता है ये सारी लॉजिक करने के बाद, तो इसका मतलब वो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। यानी 153 एक नंबर था, लेकिन अगर ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको दोबारा से 153 ही आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और उसके बाद अगर आपका आंसर 153 में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो ये लॉजिक आपको याद रखनी है इस प्रोग्राम के लिए। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। उसके बाद आपके पास आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब आता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक्सेप्शन आई है, कोई ऐसा आपका एरर आया, कोई ऐसी बग आई है जिसको आपने हैंडल करना है। इसको भी C# के थ्रू ही हम करेंगे। सबसे पहले आपको अपना जो है वो यूजिंग सिस्टम लिखना है, देन उसके बाद आपको क्लास बनानी है। क्लास का नाम यहाँ पे एक्सेप्शन एग्जाम्पल लिख लें या एक्सेप्शन हैंडलिंग लिख लें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मेन के अंदर जाएंगे, जब एक्सेप्शन के अंदर जाते हैं तो हम लोग इसमें ट्राई कैच ब्लॉक जो होते हैं इनका यूज करते हैं। ट्राई में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 3 वेरिएबल ले लेंगे A B एंड C। A को हम वैल्यू दे देंगे 10, B को 0 दे देंगे, और C के अंदर जो है वो A डिवाइडेड बाय जो है B लिख देंगे। अब देखो जब 10 को 0 पे डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास 0 डिवाइडेड बाय 0 की एक्सेप्शन आ जाएगी ना। अब मुझे इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है, क्योंकि 10 को अगर 0 पे डिवाइड करते हैं तो मेरे पास तो ये एक्सेप्शन ही आएगी ना ऑब्वियसली। उसके बाद आपने क्या करना है, कैच का यूज करना है। कैच में क्या एक्सेप्शन आई है कि मैं 0 के साथ जो है वो डिवाइड कर रही हूँ नंबर को, यहाँ पे EX लिख देंगे जो कि एक्सेप्शन का रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर यहाँ पे हम आउटपुट लिख देंगे कि आउटपुट में ये आएगा कि कैन नॉट डिवाइडेड बाय द 0, ठीक है। और अगर फाइनली में क्या आएगा कि ये 0 से डिवाइड हो सकता है, या दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, लेकिन 10 0 पे डिवाइड नहीं हो सकता है। एक्सेप्शन के अंदर आउटपुट में आपको देखिए समटाइम ऐसा होता है जब हम आउटपुट नहीं देते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं आता है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट आनी चाहिए। तो हम जब ये दे देंगे कि आउटपुट दे देंगे कैच के अंदर, ट्राई हमने इसको किया, मतलब इस लॉजिक को हमने ट्राई किया, लेकिन हमने देखा 10 तो 0 पे डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हमने क्या, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई, हमने कैच का प्रोग्राम लिखा जिसने इस एक्सेप्शन को पकड़ा और यूजर को बताया कि जो नंबर है वो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो उन्होंने लिख दिया कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। उसके बाद फाइनली अगर तो वो 0 पे कुछ ना कुछ डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर अगर वो डिवाइड होकर कोई ना कोई आंसर आता है,
फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 0 नहीं होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूट, तो ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग की। मैंने आपको पहले भी बताया बॉक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी कोई भी वैल्यू टाइप आती है, जैसे इंटीजर है, फ्लॉट है, बुलियन है, इसको आप किसी रेफरेंस टाइप के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो वो आपकी बॉक्सिंग आती है। जबकि अनबॉक्सिंग इसका रिवर्स होता है कि जब आप रेफरेंस टाइप को वापस से किसी वैल्यू टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो आपकी अनबॉक्सिंग होती है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर देखें, जैसे आपके पास एक मैंगो है, ठीक है, आप समझे ये मैंगो आपकी वैल्यू टाइप है, तो आप उसे गिफ्ट करने के लिए आप उसको एक बॉक्स में डाल देते हैं, मतलब वो बॉक्सिंग होगी। जब आपने किसी को वो गिफ्ट दिया तो किसी ने उसको ओपन किया, वापिस उसने आम को बाहर निकाला, तो ये उसकी अनबॉक्सिंग हो जाती है। ठीक है, अब अनबॉक्सिंग जो होती है ये क्यों, व्हाई इट इज हैपन, बिकॉज इन डॉट नेट वैल्यू टाइप्स आर स्टोर्ड इन स्टैक, क्योंकि ये जो डॉट नेट की वैल्यू है स्टैक के अंदर स्टोर्ड होती है, एंड जो रेफरेंस टाइप होती हैं वो हीप के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, तो जब आपकी वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करता है ना, तो तब आपकी बॉक्सिंग की जरूरत पड़ती है। अब इसके लिए भी एक कोड होता है। ठीक है, उस कोड में मैंने आपको पहले भी उस कोड को एक्सप्लेन किया, अब वही कोड जो होते हैं दोबारा से यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग वापस से रिपीट हो रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमने वापस से किया और हमने जान लिया कि हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, वो हमने किस तरह से उसका जो सेम कोड होता है हमारे के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने जो अभी मैंने आपको कोड करवाए हैं, आपको कोड हो सकता है गिवन हो और आपने उसकी आउटपुट लिखनी हो, या तो ये हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट गिवन हो, आपने इसको कोड में कन्वर्ट करना है। तो आपने ये जो कोड मैंने करवाया ना, ये आपने अच्छे से करके जाने, इनको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आता है कि हमारे पास जो होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। तो वैल्यू टाइप चूंकि डायरेक्टली डाटा को कंटेन करती है, जब आप किसी वैल्यू टाइप को वेरिएबल को कॉपी करते हैं, जैसे आप वैल्यू टाइप में आप इंटीजर ले सकते हैं, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, फ्लोटिंग ले सकते हैं, कोई ना कोई डेसिमल इस तरह की वैल्यू होती है, बुलियन ले सकते हैं, ठीक है, करैक्टर ले सकते हैं, स्ट्रक्ट ले सकते हैं। तो रेफरेंस टाइप किसी चीज को रेफरेंस होता है, किसी को रेफर कर रहा होता है। ठीक है, और ये किसी के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। जैसे कोई क्लास है तो क्लास के अंदर सारा डाटा होता है, तो वो आपका रेफरेंस होता है। स्ट्रिंग हो गई, ऑब्जेक्ट हो गए, आपके अरेज हो गए, ये सारे आपके जो है वो रेफरेंस है। इनकी अगर मेमोरी लोकेशन की बात की जाए तो जो आपकी वैल्यू टाइप होती है वो स्टैक पे होती है, आपकी रेफरेंस टाइप हीप पर होती है। ठीक है, तो इसकी भी आप एग्जांपल वही जो हमने पहले की है आप वो लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको वैल्यू टाइप बताऊं तो इंट, फ्लॉट, ये सारी आपकी जो है वो वैल्यू टाइप है। रेफरेंस टाइप जैसे आप एक एरे लेते हैं और एक एरे के अंदर मल्टीपल एंटीजर कंटीजियस मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, तो वो आपके जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि आपके पास पेपर, आपकी आउटलाइन, आपके गेस्ट क्वेश्चन, आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे कंटेन करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ADO.NET एंड SQL, जिसमें आपके पास इसमें भी चांसेस हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन है, मे बी लॉन्ग क्वेश्चन, मे बी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सके, प्लस कुछ गेस्ट क्वेश्चन मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। व्हाट इज द ADO.NET, व्हाट इज द SQL इंजेक्शन, व्हाट इज द डेटा सेट, डेटा रीडर, एंड जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर सारे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ये आपने लाजमी करने हैं। और इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी है हमारे पास, जिनमें आपका डिस्कनेक्ट आर्किटेक्चर होता है। उसके बाद एक C# का प्रोग्राम है जो कि आपको हर हाल में करना है। SQL इंजेक्शन है, इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को मिला के मैंने एक चैप्टर बनाया है ADO.NET का, तो हम उस चैप्टर को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ADO.NET क्या होता है। ADO.NET माइक्रोसॉफ्ट का ही बनाया हुआ डाटा एक्सेस टेक्नोलॉजी होता है, जो आपके .NET एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, यानी आपके जो आप ऐप बनाते हैं, जो आप जितनी भी चीज बनाते हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वेब ऐप बना रहे हैं, डेस्कटॉप ऐप बना रहे हैं, उसको जब डेटाबेस के साथ एक्सेस करने की कोशिश करता है, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग ADO.NET कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम डेटाबेस में कैसे डाटा को रीड करते हैं, कैसे डाटा राइट करते हैं, ये सारे मेथड, ये सारी टेक्निक्स होती हैं वो ADO.NET के अंदर ही होते हैं। इसका जो मेन काम होता है, सबसे पहले तो ये आपकी डेटाबेस से कनेक्शन बनाता है। ठीक है, डेटाबेस से कनेक्ट करता है, उसके बाद आपकी SQL की जो भी क्वेरीज आती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, फिर जो डाटा होता है उसको रीड करता है एंड देन उसको राइट करता है, फिर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस के, डाटा को
स्टोर कराना, डाटा को वहां पर जो है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कराना, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, कोई भी ज्वाइनिंग सिस्टम होता है, कुछ भी सम कराना है, ठीक है, ऑपरेशन मैथमेटिकली कराने हैं, एल्गोरिथमिक कराने हैं, वो सारे जो होते हैं उनको मैनेज करने का काम जो होता है वो आपके ADO.NET का होता है। इसके अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं ADO.NET की, तो इसमें सबसे पहले आपके डेटाबेस के साथ कनेक्शन को स्टैब्लिश करना, ठीक है, वही चीजें जो है बार बार रिपीट होंगी इसके फंक्शंस के अंदर, इसकी वर्किंग के अंदर। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन की एग्जांपल ले लें। वो एप्लीकेशन ऑब्वियसली डेटाबेस के साथ कनेक्ट होती है। जब भी आप लोग कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं या आप कार्ट में डालते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, तो आपके बैकएंड में ADO.NET की हेल्प से डेटाबेस से आप उसके साथ बातचीत कर रहे होते हैं। ये आइटम को दिखाता है, उनकी प्राइस को दिखाता है, उनकी प्राइस को अपडेट करता है। ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं ये आपका ADO.NET ही कर रहा होता है, आपकी ऐप को आपके डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे SQL इंजेक्शंस क्या होता है और इनसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर SQL इंजेक्शन की बात करें ना, तो आपके पास एक हैकिंग टेक्निक होती है हैक करने की, जो आपके डेटाबेस से डाटा को हैक कर सकता है, ठीक है। यानी एक SQL इंजेक्शन एक ऐसी हैकिंग टेक्निक होती है जिसमें कोई भी यूजर इनपुट फील्ड में डेंजरसली SQL कोड को डालकर डेटाबेस को एक्सेस कर लेता है। देखो उसके नाम से आपने याद रखना है, इंजेक्शन, इंजेक्ट करना। जैसे अब एक पेशेंट बीमार है तो जो डॉक्टर आता है वो क्या करता है, इंजेक्शन के थ्रू उसको ठीक कर रहा होता है, इसकी जो मेडिसिन होती है वो उसके अंदर इंजेक्ट कर रहा होता है। तो SQL इंजेक्शन ये भी एक ऐसी हैकिंग टेक्निक होती है, सिक्योरिटी वल्नरेबल टेक्निक्स होती है जो आपके डेटाबेस के अंदर इंजेक्ट की जाती है। जैसे अगर आपके डेटाबेस के अंदर आपकी क्वेरी में 1 आता है, ठीक है, और अगर यूजर का नेम और पासवर्ड हैकर के नेम और पासवर्ड के साथ मैच हो जाता है, तो उसको एक नोटिफिकेशन जाता है, उसको एक ऑथेंटिकेशन चीज जाती है कि भाई 1 = 1 हो गया। इसका मतलब आपका जो डाटा है वो अब हैकर के हाथ में भी लग गया है। इसके प्रिवेंशन के मेथड देखिए तो आप पैरामीटराइज क्यूरी का यूज करें। अब उसमें क्या होता है कि आप लोग डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज करते हैं। उसके अंदर आपको जो डाटा होता है बैकएंड पे कोड की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। वो हैकर को लग रहा होता है कि सिर्फ एक डाटा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर कोड होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड होता है उसके अंदर, डाटा वैल्यूज की फॉर्म में जो होता है आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डाटा सेट। पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकली एनालॉजी देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। डाटा सेट बेसिकली एक टेम्पररी मेमोरी स्टोरेज होती है जिसमें डाटाबेस को आप डाटा का जो भी डाटा होता है उसको आप जब टेबल के फॉर्म में स्टोर करा रहे होते हैं वो आपका डाटा सेट होता है, ठीक है। ये एक डिस्कनेक्शन मोड में ही काम करता है, मतलब पहली दफा आपका डाटा पहले फेच होता है, फिर आप उसमें से जो भी आपकी ऐप डाटा यूज करना चाहते है विदाउट किसी भी डायरेक्ट कनेक्शन के वो उसको यूज कर रही होती है। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आपका डिस्कनेक्टेड मॉडल जो होता है वो भी आपका डाटा सेट की इसी मोड में ही वो ऑपरेट हो रहा होता है। किसी भी कनेक्शन की, किसी भी एक्टिव डाटाबेस के कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है, हमेशा ऑफलाइन मोड में ही ये काम कर रहा होता है। इसकी अगर हम रियल लाइफ एनालॉजी समझे कि सोचे कि आपके पास एक ऑफिस है, कोई डॉक्टर है, जैसे फाइल ब्राउजर का, तो आपने वो जो फाइल्स होती हैं, जो आपके ऑफिस की फाइल्स होती हैं, आप उनको घर लेके जाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, उस फाइल को ऑफलाइन आप करोगे, उसको एडिट करते हो, फिर आप दोबारा ऑफिस में जाकर उसको अपडेट करवाते हो। यानी डाटा सेट की तरह होता है ना, आप घर तक जितना काम लेके जाना चाहते हैं आप वहां पर पहले सारा स्टोर करा लेते हैं, बाद में जब भी आप चाहे ऑफलाइन उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी इसकी एनालॉजी आती है। उसके बाद हम डाटा रीडर की बात करें तो डाटा रीडर भी एक फास्ट और एफिशिएंट वे होता है डाटा को सीक्वेंशियली लाइन बाय लाइन रीड करने का, लेकिन ये कनेक्टेड मोड में काम करता है। इसके लिए आपके पास कनेक्शन होना डाटाबेस के साथ जरूरी होता है, एक्टिव कनेक्शन होना जरूरी होता है। डाटा रीडर जो होता है वो फास्ट, फॉरवर्ड और ओनली कनेक्टेड होता है, लेकिन जो डाटा सेट होता है वो आपका डिस्कनेक्टेड मल्टीपल टेबल्स की फॉर्म में और एडिटेबल होता है। इसके अलावा अगर हम ये आपने टेबल जो होता है इनका कंपैरिजन टेबल जरूर करके जाना है डाटा रीडर और डाटा सेट में। उसके बाद हम पैरामीटराइज क्यूरी की बात करें। पैरामीटराइज क्यूरी मैंने आपको पहले बताया, एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर जब आप हैकर आपके डाटा को हैक करने की कोशिश करता है तो आपने सिंपल क्यूरी नहीं लिखनी है जो हैकर इजीली अंडरस्टैंड कर ले, बल्कि आपने उसको पैरामीटराइज क्यूरीज के अंदर लिखना है ताकि आपका डाटा सेव हो। उसकी इनपुट जो होती है वो कुछ ब्लॉक्स के अंदर, प्लेस होल्डर्स के अंदर हो, ना कि डायरेक्ट किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, किसी भी कॉन्केटिनेशन के अंदर हो। इसके लिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, इस एग्जांपल को आप करेंगे तो आपको इसकी ज्यादा समझ आएगी। सबसे पहले आपकी एक एसक्यूएल कमांड है, cmd आप ले लें, ठीक है, कोई भी कमांड ले लें। इसके अंदर आपने एक और पैरामीटर बनाना है, न्यू एसक्यूएल। अब इसके अंदर आपने लिखना है सिलेक्ट फ्रॉम द यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने यूजर का नेम देना है, ठीक है, और
और यहाँ पर आपने उसका कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे पैरामीटर बनाना है, ऐड विद द वैल्यू यूजर नेम, और यूजर नेम को आपने यहाँ पर लिख देना है। तो ये जो होती है ये एक ब्लॉक बन जाता है, एक प्लेस होल्डर बन जाता है जो आपके यूजर नेम को, आपके डाटा को जो है वो सेव करेगा, सिक्योर बनाएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आपका जो डाटा होता है किसी भी रिस्क के, किसी भी कोड की रिस्क के, किसी भी सेपरेट रिस्क के जो होता है वो सेव हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द डाटा अडेप्टर, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। डाटा अडेप्टर जो होता है वो ब्रिज जो होता है, अडेप्टर का मतलब होता है ब्रिज करना। जब डेटाबेस से डाटा सेट में डाटा आपका लाता है तो और वो वापस चेंजेस होते हैं वो डाटाबेस में अपडेट करता है। देखो मैंने भी डाटा सेट की बात की, आप ऑफलाइन उसमें काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आप सिर्फ अपडेशन और एडिटेबल करने के लिए आप उसको कनेक्शन थोड़ा मिलता है। तो डाटा जो होता है क्या करता है कि एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है। आपने डाटा, ये आपका डाटाबेस है और ये आपका जो है वो डाटा सेट है। तो डाटाबेस से क्या हुआ कि जो डाटा है वो डाटा सेट के पास गया, डाटा सेट ने अगर कोई भी चेंजिंग करनी है, कोई भी अपडेशन करनी है तो वो वापस से आपके डाटाबेस के पास आएगा। ये एक ब्रिज चलता रहेगा और इस ब्रिज को हम लोग डाटा अडेप्टर बोलते हैं, ठीक है। डाटा सेट और डाटाबेस के दरमियान में जो एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है, टू वे ब्रिज काम कर रहा होता है, वो आपका डाटा अडेप्टर होता है। इसके कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, वो भी फंक्शन यही है कि ये आपका पहले डाटा जो होता है वो डाटाबेस में लाता है, फिर डाटाबेस में अगर डाटा सेट में कोई भी चेंजिंग करनी हो तो वापस से वो डाटाबेस के पास जाता है। उसके बाद आपका आता है कमांड बिल्डर। कमांड बिल्डर जो होता है ये ADO.NET का एक हेल्पर टूल होता है जो ऑटोमेटिकली ही आपके डाटा अडेप्टर का यूज करते हुए कमांड को इंसर्ट करता है, उसको अपडेट करता है और उसको डिलीट करता है। एक ऐसा हेल्पर जो डाटा अडेप्टर का यूज करते हुए आपके डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट करता है, उसको अपडेट करता है, उसको डिलीट करता है, ऑटोमेटिकली इन सब कमांड को रन करता है, वो आपका कमांड बिल्डर यूटिलिटी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर की, तो आपको मैंने पहले भी बताया आपका जो डाटा सेट होता है वो भी डिस्कनेक्टेड मॉडल ही है। डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर का मतलब होता है एक बार डाटा फेच हो जाए डाटा सेट के थ्रू, उसके बाद डाटाबेस से कनेक्शन बंद हो जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफलाइन चेंजिंग्स करती है पर चेंजिंग वापस जो होती है वो डाटाबेस में बेच देता है जब आप ऑनलाइन होते हैं कभी भी। तो ये मॉडल नेटवर्क बैंडविड्थ को बचाता है, परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। ये भी यहाँ पे आप डाटा अडेप्टर की भी एग्जांपल दे सकते हैं, डाटा सेट की भी आप लिख सकते हैं। डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में वही चीजें आती हैं। उसके बाद आता है आपका डाटा सेट क्लोन। क्लोन मेथड क्या होता है कि एक नए डाटा सेट बनाना, सेम स्कीम, सेम स्ट्रक्चर सबका यूज करते हुआ, लेकिन डाटा कॉपी नहीं करता है। क्लोनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप डाटा को, कई बार क्लोनिंग का मतलब हम कॉपी समझ लेते हैं, लेकिन इसमें क्लोनिंग का मतलब क्या है, एक आप नई डाटा सेट बनाते हो, उसका आर्किटेक्चर पहले वाली डाटा सेट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो डाटा नहीं होता है, पहले वाले का डाटा नहीं होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर, इसका स्कीम, इसका आर्किटेक्चर पहले वाले डाटा सेट की तरह ही होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी यूज की बात करते हैं तो जब आप किसी भी एम्प्टी कॉपी का टेबल स्ट्रक्चर, जब आप किसी भी डाटा के बगैर अपने टेबल को यूज करते हैं, ठीक है, कई बार आपको ऐसे टेबल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जब जिसके अंदर डाटा की जरूरत नहीं होती है, तो वो आपका टिपिकली इसी केस में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक CRUD ऑपरेशन है, हम C# का प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप लोग जो होते हैं अपने जो पैरामीटराइज क्यूरीज हैं उसको अपडेट कर सकेंगे, उसको डिलीट कर सकेंगे, उसे इंसर्ट कर सकेंगे। CRUD का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है क्रिएट करना, R का मतलब होता है रीड करना, U का मतलब होता है अपडेट करना, एंड D का मतलब होता है उसको डिलीट करना। तो सिंपली हम लोग ये SQL जो क्यूरीज है उसको पैरामीटराइज क्यूरीज के थ्रू करेंगे। पहले आपने यूजिंग सिस्टम लिखना है जो कि मेन चीज है, उसके बाद आपने यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट लिखना है कि क्लाइंट का जो भी डाटा है उसको आपने सिक्योर बनाना है। उसके बाद आपने डाटाबेस के ऑपरेशन, क्योंकि CRUD ऑपरेशन करने हैं तो आपने यहाँ पे क्लास बना लेनी है, डाटाबेस ऑपरेशन के नाम से मेन में चलेंगे। पहले आपको क्या करना है, अपना कनेक्शन बनाना है, किसके साथ, आपको डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है एक स्ट्रिंग के थ्रू। तो यहाँ पे आप कनेक्शन बनाएंगे, जो भी सोर्स होगा आप यहाँ पर सारा जो मेटा डाटा होता है, सिक्योरिटी आपने कैसे रखनी है वो सारा आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने SQL कनेक्शन क्रिएट किया, फिर एक नया कनेक्शन बनाएंगे और उसके अंदर ये जो ऊपर वाला जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन की है वो सारी आप इस कनेक्शन के अंदर स्टोर करा देंगे। उसके बाद आपने अपने ऑपरेशंस को इंसर्ट करना है। देखो SQL कमांड है, इंसर्ट कमांड इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, सबका मेथड
सेम है, सिर्फ यहाँ पे उनके नाम चेंज कर देंगे। इंसर्ट में आप अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे, फिर आपने ऐड विद वैल्यू के साथ आपने जो है उसकी आउटपुट दिखानी है। देखो हर चीज सेम है, सिर्फ आपने क्या करना है कि इनके नाम चेंज करने हैं। उसके बाद आपने अपडेट करना है, तो सिंपली आपने यहाँ पे अपडेट कमांड लिख देना है। उसके बाद आपको डिलीट करना है, तो आपने यहाँ पे अपडेट डिलीट कमांड लिख देनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब डिलीट कर दिया, सब कुछ करना है, रीड करना है, यहाँ पे रीड कमांड लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपना कनेक्शन जो है आपका ओपन था, ठीक है, आपने इंसर्ट कमांड की, आपने अपडेट की कमांड को डिलीट किया, इन सबको आपने एग्जीक्यूट करना है और ये आपका सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशंस भी आपकी अप्लाई हो जाएंगी। अब आपको जो क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट, विच इज द व्हाट इज द डेलीगेट, व्हाट इज द मल्टीकास्ट डेलीगेट एंड व्हाट आर द डेलीगेट्स, क्या होते हैं मल्टीकास्ट डेलीगेट को कोड के साथ एक्सप्लेन करो। तो इसमें डेलीगेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ये भी बहुत चांसेस होते हैं कि आपको पूछे जा सके। डेलीगेट की अगर बात की जाए तो एक टाइप से फंक्शन पॉइंटर होता है सी हैश के अंदर, यानी एक ऐसा फंक्शन होता है, सिर्फ पॉइंटर होता है या एड्रेस को स्टोर करा रहा होता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसको मजीद समझने से पहले, कि जैसे आपके एक शादी पे एक वेडिंग प्लानर को बनाता है, वो सिर्फ ये काम करता है कि या तो अनाउंसमेंट का काम करता है या तो वेलकम कैसे करना है वो तरीका बताता है, ठीक है, सिर्फ मेथड बताता है। लेकिन एक्चुअल में सारी प्लानिंग जो होती है, सारे जो पैसे होते हैं, हर काम जो होता है वो पहले से ही हुआ होता है। तो वो जो प्लानर होता है उससे सिर्फ होकर वो काम करना होता है कि सिर्फ दूसरों को बताता है, अनाउंस करता है, खाना खुल गया उसकी अनाउंसमेंट करेगा, वेलकम करना है, मेहमान आ गए उस चीज के बारे में सिर्फ वो प्लान करेगा, सिर्फ आपको बताएगा, ठीक है। तो डेलीगेट भी कुछ इसी तरह से ही काम कर रहा होता है। एक ऐसी टाइप से फंक्शन पॉइंटर होता है, मतलब ऐसी एंटिटी होती है जो किसी भी मेथड को रेफरेंस करता है और उस मेथड को बाद में भी कॉल कर सकते हैं। तो डेलीगेट बेसिकली एक कंटेनर की तरह ही काम कर रहा होता है, जिसके अंदर जितना भी डाटा या इसके रेफरेंस होते हैं, जितने भी मेथड्स होते हैं, उनको ये स्टोर कराता है और इनडायरेक्टली कॉल करने का तरीके को भी हम लोग डेलीगेट कह सकते हैं। रन टाइम पे जितने भी मेथड चूज करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमें डेलीगेट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे जितने भी एसेंशियल ड्राइवर प्रोग्राम होते हैं उनको रन करने का जो काम होता है, जैसे एक बटन पे क्लिक करना है तो उस क्लिक करने का जो काम होता है वो भी डेलीगेट ही कर रहा होता है, उसको हम लोग बटन क्लिक हैंडलर बोल रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी, जैसे मैंने आपको वेडिंग प्लानर के बारे में बताई, आप यहाँ पे एज एन एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी टाइप्स की बात करें तो डेलीगेट की टाइप्स होती है, सिंगल कास्ट डेलीगेट होता है, मल्टीकास्ट होता है और जेनेरिक डेलीगेट होता है। सिंगल कास्ट डेलीगेट जो होता है एक ही मेथड को पॉइंट करता है, मल्टीकास्ट डेलीगेट जो होते हैं एक से ज्यादा मेथड को पॉइंट करते हैं, जबकि जो जेनेरिक डेलीगेट होते हैं ये रीयूजेबल डेलीगेट्स होते हैं, जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, उनको जो कॉल करते हैं वो आपके जेनेरिक डेलीगेट्स होते हैं। मोस्टली एग्जाम में आपको मल्टीकास्ट डेलीगेट के बारे में ही पूछते हैं, लेकिन हम इन दोनों का कोड जो है सिंगल का और मल्टी दोनों का ही करेंगे। अब इसके सिंटैक्स की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहला स्टेप यही आता है कि आपने एक डेलीगेट को डिक्लेयर करना है। इसके लिए आप डेलीगेट लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं और फिर डेलीगेट का नाम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इंट लिखते हैं, आगे वेरिएबल लिखते हैं, इसी तरह डेलीगेट को हम लोग पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर हम वॉइड यूज करते हैं, फिर हम उस डेलीगेट का नाम देते हैं और उसके अंदर अगर हमने कोई मैसेज देना है तो हम स्ट्रिंग लिखेंगे, कोई नंबर देना तो हम इंट लिखेंगे। यहाँ पे मैंने मैसेज देना तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूंगी। उसके बाद आपने स्टेप 2 क्या करना है कि आपने मेथड विद द मैचिंग सिग्नेचर, आपने एक मेथड बनाना है इस सिग्नेचर के साथ जो मैच होगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज है ना, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी के साथ ग्रीटिंग मैसेज बना देती हूँ, हेलो का मैसेज बना देती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी वाइड ग्रीट, एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है, एक मेथड बना देंगे और यहाँ पे हम लोग इसकी आउटपुट के तौर पे एक लाइन लिख देंगे, ठीक है, जिसमें हेलो लिखेंगे और जो भी मैसेज प्रिंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। हेलो लिख दिया और फिर अब मैंने इस मैसेज को, इस डेलीगेट को, ये पैरामीटराइज, इसको मैंने अब इसके पैरामीटर लिखना है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, माई डेलीगेट डी लिखूंगी और इसके अंदर ग्रीट लिख दूंगी, जिसमें क्या होगा एक डी वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर ये वाला मेथड जो है वो स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने डी के अंदर हबीबा लिख दिया कि जब मेरे पास आउटपुट आएगी वो मेरे पास आउटपुट अब इसकी आएगी कि ये जो मैसेज है ना यहाँ पर अब ये यहाँ पर प्रिंट होगा, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी उसमें आएगा हेलो हबीबा, ठीक है। ये आपको स्टेप याद रखने हैं 3। पहले आपको डेलीगेट को डिक्लेयर करना है, आप यहाँ पे अगर मैसेज बनाना चाह रहे हैं मैसेज बना दें, नंबर बनाना चाह रहे हैं आप नंबर बना दें। उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे,
फंक्शन कोई भी किसी भी नाम से दे दें, उसके अंदर आप आउटपुट लिखेंगे। अब जब आपने ये जो नंबर, ये जो मैसेज दिया है ना, आपने इस मैसेज का यूज भी तो करना है ना, तो डेलीगेट क्या करेगा कि उसको सिर्फ यूज करेगा, उसको डेलीगेट यूजेज बोलते हैं, वो आपके स्टेप 3 में आएगा। अब इस क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे डी, और इसके अंदर इस फंक्शन को स्टोर करा दोगे, ग्रीट को। फिर उसके बाद डी के अंदर आप इसको स्ट्रिंग लिख दोगे, स्ट्रिंग मैसेज है ना, तो यहाँ पर मैसेज जो है वो आपका प्रिंट होकर आपको आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह ये डेलीगेट काम करता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। तो मल्टी डेलीगेट्स, सिंगल डेलीगेट्स के लिए तो आप उस स्ट्रक्चर को याद सकते हैं। मल्टी डेलीगेट्स में क्या होगा, आप इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन बनाते हो, इसका काम भी सेम वही होता है। जैसे डेलीगेट है नोटिफाई, आपने यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन देना है, फिर आप इसके अंदर एक क्लास बनाओगे प्रोग्राम। जब मल्टी डेलीगेट की बात करते हैं तो इसमें आप मेथड ए यानी फंक्शन ए बनाओगे, फंक्शन बी बनाओगे, दोनों के अंदर आपने आउटपुट लिख दी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर जाओगे और यहाँ पर आपने अपने डेलीगेट जो नोटिफाई था उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और पहले मेथड ए को इसके अंदर स्टोर कराना है। फिर आप जो एन बनाओगे इसके अंदर मेथड बी को भी आप स्टोर करा दोगे, फिर एन जो होगा आप वहां पर प्रिंट करा देंगे। तो आपकी सिंपली आउटपुट जो होती है यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, मेथड ए एंड बी दोनों एट अ टाइम जो होते हैं वो कॉल हो जाएंगे। तो ये आपका डेलीगेट होता है। उसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल सिनेरियो भी दिया है यहाँ पर कि अगर आप एक टीचर हैं, जब क्लास स्टार्ट होती है तो आपकी पहले बेल बजती है, फिर आपकी लाइट्स ऑन होती हैं, फिर आपका प्रोजेक्टर ऑन होता है। तो ये जो एक एनालॉगी होती है ना, इसको समझना चाहिए कि ये सब कुछ एक डेलीगेट के थ्रू हो रहा है, एक टीचर ये काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो लूज कपलिंग, इसका मतलब क्या होता है कि जो कोड है वो मॉड्यूलर बनता है डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। जैसे स्टेप 1 था, पहले आपने डिक्लेरेशन की, फिर स्टेप 2 में आपने डेलीगेट का मेथड बनाया, स्टेप 3 में आपने उसका यूजेज बनाया। तो डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर आपका कोड डिजाइन हुआ ना, तो उसको हम लूज कपलिंग बोलते हैं। उसके बाद रन टाइम मेथड बाइंडिंग होती है कि आप जो भी डायनामिक मेथड होते हैं आप उसको सिलेक्ट करते हैं, आप उसको यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं उनको हैंडल कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम। और मोस्ट ऑफ जो बैचेस होते हैं वो आपके मल्टीकास्ट को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अगर हम यूज केस की बात करते हैं तो यही है कि बटन क्लिक करना, फॉर्म सबमिट कराना, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, नोटिफिकेशन सिस्टम हैंडल करना, तो इस तरह के जो कोड्स होते हैं उनके अंदर जो है वो आप अपने डेलीगेट को यूज करते हैं। उसके अलावा पैरामीटर डेलीगेट होता है। मैंने आपको पहले जो इसका स्ट्रक्चर बताया वो पैरामीटर ऐसे बताया था। दूसरा जो कोड हमने मल्टीकास्ट का किया वो विदाउट पैरामीटर था, लेकिन उसका मेथड सेम था, उन्होंने एक क्लास बना के किया। तो इसमें हम लोग एक डेलीगेट की डिक्लेरेशन करते हैं, फिर हम अपने जो है वो फंक्शंस बनाते हैं। लेकिन ये भी क्योंकि सी शार्प का प्रोग्राम है, वो भी मैंने सिंटैक्स बताया था। ओवरऑल कोड आपको कैसे करना है, सी शार्प के अंदर इसका कोड करना है। यूजिंग सिस्टम लिखेंगे, डेलीगेट को डिक्लेयर करेंगे, आप एक प्रोग्राम क्लास बनाएंगे प्रोग्राम के नाम से, उसके अंदर इसके मेथड्स लिखेंगे। ठीक है, मेथड लिखने के बाद अपने मेन फंक्शन में जाएंगे, फिर जो डेलीगेट है उनका यूजेज करेंगे, और फिर आप अपनी जो है वो आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। इस तरह जो आपका पैरामीटराइज डेलीगेट जो होता है वो आपका काम करता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं आपको जो भी करा रही हूँ ना, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास पेपर, आपके गेस्ट क्वेश्चन सबको मिलाकर ये वीडियो बनाई गई है, और इसमें आपकी आउटलाइन को स्पेशली फॉलो किया गया है कि आपके पास पेपर के जो क्वेश्चन आपकी आउटलाइन से रिलेटेड करते हैं, प्लस उसके अलावा जितने भी है वो सारे के सारे जो है वो इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो आपका विंडो फॉर्म, HTML एंड जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, एंड होप सो, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको मस्ट आता है, और हो सके तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द HTML, व्हाट इज द जावास्क्रिप्ट, स्पेशली जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको इसके प्रोग्राम्स आने चाहिए। इनके प्रोग्राम जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो है वो आप, जिसमें आप एरिया एंड जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। फिर आप इसको डेवलपर टूल्स का यूज करते हुए कैसे डीबग करोगे, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। और फिर आपने जो jQuery होती है उसका यूज करते हुए आपने एनिमेशन और इफेक्ट कैसे परफॉर्म करने हैं, ये आपके गेस्ट जो है वो एज आपको इसको भी एज अ प्रैक्टिस करके जाओगे। उसके अलावा आपको कुकीज के बारे में पूछ सकते हैं, फायरबग के बारे में पूछ सकते हैं। मेन चीज आपके बूम एंड जो डूम है, इनके दरमियान में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम लोग इसको भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि HTML क्या होता है। यू नो व्हाट कि HTML स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज जो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होती है। इसके जरिए आप अपनी वेब ब्राउजर्स को बताते हैं कि कंटेंट आपको कैसा दिखाना है, जैसे हेडिंग्स हैं, इमेजेस हैं,
पैराग्राफ्स है, लिंक्स है, फॉर्म है, किस फॉर्म में आपको अपना डाटा दिखाना है वो आपके HTML काम करता है। जैसे अगर आप एक वेब पेज है वो आप बिल्ड कर रहे हैं HTML का, तो आप उसका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है वो आपका, जैसे एक बिल्डिंग बना रहे हैं आप, घर पे एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपकी अभी सिर्फ जो दीवारें हैं विदाउट किसी भी डेकोरेशन के, किसी भी डिजाइन के, तो वो HTML को ही कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो वेब डेवलपमेंट होती है ना, इसको समझने का आसान तरीका ना बहुत सिंपल है। जैसे एक बॉल है, अब इस बॉल की सिर्फ हड्डी है, ठीक है, इसका सिर्फ खोपड़ी है, लेकिन जब इस बॉल के ऊपर जो गेंद होता है उसके ऊपर जब आप CS अप्लाई करते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, उसको ग्रीन शेप देते हैं, रेड शेप देते हैं, तो वो आपकी HTML से CSS में चली जाती है। फिर जब आप इस बॉल को मूव कराते हो, इसकी मूवमेंट पे ध्यान देते हो, ठीक है, आप इसके साथ खेलते हो, तो वो आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो ये आपकी वेब डेवलपमेंट में काम होता है। तो HTML एक सिंपल मार्कअप लैंग्वेज होती है जो सिर्फ आपके वेब पेज का एक स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफाइन करी होती है, कैसे हेडिंग देनी है, कैसे पैराग्राफ देना है, कैसे इमेजेस लगानी है, वो आप इसमें काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी बेसिक HTML की एग्जांपल देखें, HTML के साथ आप सिंपल इसकी एग्जांपल लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। HTML लिखेंगे, उसके बाद हेड देंगे जिसमें आप अपनी हेडिंग लिखेंगे, उसका टाइटल देंगे, जैसे मेरा फर्स्ट पेज है, हेडिंग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप इसकी बॉडी के अंदर जो भी आपने हेडिंग 1 देनी है, हेडिंग 2 देनी है, पैराग्राफ, इमेजेस जो करना है वो आपको इसकी बॉडी के अंदर रहते हुए काम करना है, बॉडी के अंदर। उसके बाद फिर आप इसका HTML का जो टैग है उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आती है जावास्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाती है। जैसे यूजर ने एक बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो उस बटन को क्लिक करने का जो काम होता है ना, वो जावास्क्रिप्ट का काम होता है। क्लिक करके किसी भी फॉर्म को सबमिट कराना है, ठीक है, किसी भी नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपका काम हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट का ट्रायो समझे, तो इसमें HTML आपको स्ट्रक्चर देता है, CS आपको डिजाइन देता है, एंड जावास्क्रिप्ट जो होता है वो आपके फंक्शनैलिटी या जो भी बिहेवियर होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद हम इसका भी कोड देख लें, इसको भी इजी टू अंडरस्टैंड। अब मैंने यहाँ पे क्लिक बटन का जो है जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। एक बटन है, आपने उस पर ऑन क्लिक लगाना है, ठीक है, क्लिक मी, उसके ऊपर लिखा हुआ क्लिक मी, उसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाना। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मोस्टली हम लोग फंक्शंस बनाकर ही काम करते हैं। बटन है, उसके अंदर ऑन क्लिक है, आपने फंक्शन बनाना है ग्रीटिंग का, कि बटन के ऊपर आएगा क्लिक मी, कि भाई मुझे क्लिक करो, फिर बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब स्क्रिप्ट में क्या होगा कि जब आप बटन पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो ग्रीट फंक्शन है इसके अंदर क्या होगा, बटन पे क्लिक करके आपको एक मैसेज जनरेट होगा, एक अलर्ट मैसेज आएगा हेलो वेलकम का, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक मैसेज जो है वो एज एन आउटपुट शो होगा, जब बटन पे, एक बटन है ये, आप इस बटन पे जब क्लिक करते हो, क्लिक करके आपको ऊपर से एक अलर्ट आता है और इस पे लिखा होगा हेलो वेलकम, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट आपका इस तरह से काम करता है। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट के डाटा टाइप्स की बात करें, जैसे आप सिंपल जावा लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट की भी वैसे स्ट्रिंग में नंबर है, बूलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, सब कुछ जो है वो सारी आपकी जावास्क्रिप्ट की टाइप आपकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी ही होती है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टैटिक मेथड क्या होता है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। स्टैटिक मेथड जो होता है एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास से डायरेक्टली कॉल होता है। ऑब्जेक्ट बनाने की आपको जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के थ्रू आप अपने जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है आप उसको रन करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे भी मैंने बटन क्लिक वाला प्रोग्राम किया, इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, मैंने एक फंक्शन बनाया अलग से, फिर मैंने उसको अलग से कॉल किया स्क्रिप्ट के अंदर। इसके अंदर आप सिंपली एक क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर की क्लास है, मैंने एक मेथड लिखा है स्क्वायर का नम। स्क्वायर में क्या होगा कि मुझे इस नंबर का वो स्क्वायर लेके देगा, और मैंने उसके जो है रिटर्न में क्या लिखा कि नम को नम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो मुझे इसका स्क्वायर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर 2 इनपुट किया तो मेरे पास आंसर में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इसी तरह जो है आप कंसोल डॉट लॉग ये आप आउटपुट के तौर पर जो है वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने नंबर 5 लिखा हुआ है ना, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा 25, क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे डूम वर्सेस बूम की। डूम स्टैंड फॉर द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड बूम स्टैंड फॉर द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है ये आपके वेब पेजेस कंटेंट को हैंडल करने का जो काम होता है ये डूम का काम होता है, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मोस्टली आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को आईडी के थ्रू गेट करते हैं और फिर हम उसका यूज करते हैं HTML के एलिमेंट्स के अंदर। उसके बाद आपका बूम होता है जो कि ब्राउजर रिलेटेड फंक्शन होता है। जैसे आपको विंडोज को
अलर्ट दिखाने हैं, विंडो की हिस्ट्री दिखानी है, तो उसमें आप लोग इसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद हम बात करें जिसकी अगर एनालॉजी को अंडरस्टैंड करें, तो जो घर के अंदर आपके टीवी सेटअप होता है, फ्रिज सेटअप होता है, टेबल होता है, वो सेटअप आपका हाउस इंटीरियर जो होता है वो आपका डूम होता है, लेकिन आउटसाइड जो आपकी डोर्स हैं, विंडोज हैं, सिक्योरिटी सिस्टम है, वो आपका बूम होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आपने ब्राउजर टूल का यूज करते हुए डीबगिंग जो है वो कैसे करते हैं। तो इसमें आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले HTML और CSS को देखते हैं, देन जावास्क्रिप्ट का कोड जो है उसको आप रन करते हो, डीबग करते हो, नेटवर्क एक्टिविटी को देखते हो, और फिर आप कंसोल के ऊपर जो है वो आप अपनी आउटपुट जो होते हैं वो उसको शो करा रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुकीज क्या होते हैं, कुकीज के साथ आपको क्या काम पड़ सकते हैं। अब देखो, एक छोटी छोटी फाइल्स होती हैं आपके ब्राउजर्स के अंदर जो यूजर का डाटा सेव करते हैं, जैसे लॉगिन सेशन है, थीम, प्रेफरेंसेस है, लैंग्वेज। जैसे अगर आपने एक बार जो है अपना लॉगिन किया है, तो लॉगिन करने के बाद कभी आप लॉग आउट करते हैं, तो अब दोबारा से उस लॉगिन सेशन पे जब जाते हैं तो आपको वो हिंट दे रहा होता है कि आपके सिस्टम के अंदर ये फाइल सेव है, आपका यूजर नेम पासवर्ड जो है वो आपने सेव लॉगिन सेशन के ऊपर क्लिक किया था और वो सेव हो गया। जब आप सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से उस चीज पे चले जाएंगे, तो वो आपकी कुकीज होती हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए आपको कोड लिखा होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, document.cookie लिखते हैं, यूजर नेम आपने लिखा, ठीक है, उसके बाद जो एक्सपायर्स कब हुआ और फिर एक्सपायर होने की आपकी जो डेट आती है, और ये URL जो होता है UTC आता है, ये सारा जो सेशन प्रेफरेंसेस होता है वो आपका बताता है कि कुकीज के अंदर बताता है कि आपका यूजर नेम ये था, आपने इसको लास्ट टाइम कब एक्सपायर हुआ, किस डेट में हुआ, किस टाइम पे हुआ। ठीक है, ये कुकीज होती हैं आपके लॉगिन सेशन आती है, जो सिस्टम ब्राउजर की प्रेफरेंसेस होती है उनको वो रखती है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आता है जावास्क्रिप्ट का कि आपने एक एरिया जो है उसको कैलकुलेट करना है, एक सरकमफेरेंस और सर्कल का एरिया और ये सारी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक इनपुट देंगे ID रेडियस। अब देखो मैंने यहाँ ID यूज किया, तो मैं यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय ID के थ्रू एलिमेंट्स को गेट करूंगी और फिर मैं उसका यूज करूंगी। पहले ID दी है रेडियस का, फिर उसका प्लेस होल्डर दे देंगे एंटर द रेडियस। ठीक है, एक मेरे पास प्लेस होल्डर बन जाएगा ऐसा, उसके ऊपर लिखा होगा कि आप यहाँ पे अपना रेडियस जो है वो एंटर करें। उसके बाद एक बटन नीचे क्लिक होगा कैलकुलेट का। ठीक है, इस बटन के ऊपर लिखे होगा कैलकुलेट द एरियाज एंड जो सर्कमफेरेंस आपने लिखना है, आप यहाँ पे कैलकुलेट लिखोगे। ID क्या होगी, आपकी रिजल्ट। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपकी ID रिजल्ट होगी। अब आपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का काम शुरू करना है, फंक्शन बनाएंगे कैलकुलेट का। ठीक है, उसके अंदर R जो है लेट आपके रेडियस को डिस्क्राइब करेगी, और चूंकि आप पहले रेडियस को डिफाइन कर चुके हैं तो आप इसको एक एलिमेंट जो कि रिजल्ट के नाम से थी, उस एलिमेंट को आप ID के थ्रू गेट करोगे और उसको वैल्यू दे दोगे। ठीक है, उसके बाद आप एरिया कैलकुलेट करोगे। एरिया और सर्कमफेरेंस आपका मेन चीज होता है जो आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला यूज करना है, और जब आप पाई यूज करते हैं तो उसके साथ आपको मैथ लाइब्रेरी यूज करनी है। आपको जब लॉग यूज करना है तब भी मैथ यूज करोगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन में यूज होती हैं, जैसे पाई है, तो पाई जो होती है मैथमेटिकली ही है, तो इसके आप जो है आपको डायरेक्टली पाई को कैलकुलेट करने के लिए आपके जो कीबोर्ड्स होते हैं वहां पे डायरेक्टली ऑप्शन नहीं होता, तो आप यहाँ पे math.py लिखेंगे और फिर RR यानी पाई आर स्क्वायर जो होता है वो आपके सर्कल का रेडियस होता है, और आपको इस तरह जो होता है उसको ओपन करके लिखेंगे। सर्कमफेरेंस क्या आता है, 2 पाई आर जो होता है आपके सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, वो आप फार्मूला लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा आपका आप उसको एलिमेंट के थ्रू गेट करेंगे और डॉट इनर HTML, तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट में हमने इनर HTML के अंदर ही रहते हुए हमने इस प्रोग्राम को रन किया है। देन आप यहाँ पे एरिया आप और सर्कमफेरेंस जो होते हैं आप उसको लिखेंगे आउटपुट के तौर पे और स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर किसी भी चीज का एरिया सर्कमफेरेंस आप फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे रेडियस देंगे तो आप कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास आउटपुट में आपका एरिया भी आ जाएगा और आपका सर्कमफेरेंस जो है वो भी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है jQuery एनिमेशन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ये मैं खुद से बता रही हूँ, इसके अलावा अब ये भी आता है कि जावास्क्रिप्ट में ब्राउजर जो डेवलपर्स होते हैं उनके टूल्स क्या है जो डीबगिंग में यूज होते हैं और स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे आपने अपना गूगल ब्राउजर ओपन किया, उसके बाद आपने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, आप कंसोल टैब पे जाए, वहां पे आप एरर्स भी देख सकते हैं। सोर्स टैब पे जाके आप वहां पे उन एरर्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर कंसोल डॉट लॉग पे जाकर जो है अपने कोड को आप प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया नेक्स्ट जो मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है कि आप
बाय मिस्टेक अगर आपसे एग्जाम में आता है तो आप इसको कर सके। तो जे क्वेरी एनिमेशन में क्या करेंगे, एक एनिमेशन जे क्वेरी जो होती है वो एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डिफरेंट किस्म की एनिमेशन में, डूम एक्स में, एजेक्स को आसान बनाने में यूज होती है। ये भी आपकी जावास्क्रिप्ट में ही यूज होती है। इसके लिए आप लोग क्या करते हो, एक सोर्स देते हैं, ठीक है। सोर्स देने के बाद आप स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं। देन आप एक बटन देते हैं जो आपके टेक्स्ट को हाइड करता है, एक बटन देते हैं आपके टेक्स्ट को शो कराता है, ठीक है। एनिमेशन होती है डिफरेंट किस्म की। उसके बाद आप यहाँ पर जो है आईडी पैराग्राफ लिखते हैं कि दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ। उस पैराग्राफ के अंदर आप टेक्स्ट हेडिंग भी लिख देते हैं या आईडी लिख देते हैं। उसके बाद आप स्क्रिप्ट के अंदर जाओगे, आप हाइड एंड शो इन दोनों की आईडीज लिखेंगे। आप क्लिक के बटन पे क्लिक करेंगे कि अगर आप बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे इसकी सिंपल एग्जांपल ले लें पासवर्ड, और पासवर्ड के ऊपर जो है वो एक आई आइकन जो है आंख वाला आइकन बना होता है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपका पासवर्ड जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ शो हो जाता है। लेकिन जब आप इस पे दोबारा क्लिक करते हैं तो वो आई का बटन क्लोज हो जाता है। तो ये jQuery का यूज करते हुए इसके ऊपर जो है वो एनिमेशन लगी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पासवर्ड हाइड होता है एंड आपका पासवर्ड जो है वो आपको शो होता है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, विच इज अ jQuery एंड लिंक। तो व्हाट आर द jQuery इफेक्ट क्या होते हैं, लिंक क्या होते हैं, लिंक टू एसक्यूएल एंड लिंक टू ऑब्जेक्ट होते हैं, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, फिर लिंक का सिंटैक्स क्या होता है इसकी क्वेरी लिखने का, ठीक है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह के ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं सेम टू सेम। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम jQuery की बात करें तो jQuery जो होता है ये एक आपके पास, अगर सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँ ना, तो एक लाइब्रेरी होती है जो आपको आसानी से आपके HTML एलिमेंट्स को कंट्रोल करती है, आपके इवेंट्स को हैंडल करती है, आपके एनिमेशंस लगाने में हैंडल करती है, आपको हेल्प करती है, एजेक्स कॉल करने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। इन सब चीजों में जो आपकी हेल्प करती है वो लाइब्रेरी आपकी jQuery होती है, आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये लाइट वेट एंड फास्ट होती है, क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबल, यानी किसी भी वेब ब्राउजर के ऊपर, चाहे फायरफॉक्स है, चाहे आपका गूगल क्रोम है, किसी के ऊपर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इजीली डूम ट्रैवर्सल एंड मैनिपुलेशंस होती है, आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ जो होते हैं इसके ऊपर इजीली हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा jQuery के इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके इफेक्ट में क्या होता है, इफेक्ट बेसिकली वो फीचर्स होते हैं जिनके जरिए आप वेबसाइट पे एनिमेशन, फेडिंग, शोइंग, हाइडिंग या स्लाइडिंग जैसे वैल्यूज होते हैं इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना पहले कि आपके आइकन बना होता है आपके पासवर्ड का अंदर अक्सर वेबसाइट के ऊपर, तो वो उसका जो बैकएंड होता है उसमें आप jQuery के ही इफेक्ट जो होते हैं उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ स्लाइड्स आते हैं जो ऑटोमेटिकली ही ट्रांजिशन हो रही होती है, एक स्लाइड आई है उसके बाद दूसरी स्लाइड आई, तीसरी स्लाइड आई, ऑटोमेटिकली जब हो रही होती है किसी भी वेबसाइट के ऊपर तब भी आप jQuery को ही हाइड कर रहे होते हैं। अब jQuery इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, अगर आपको पेपर में पूछना है कॉमन jQuery इफेक्ट के क्या फंक्शन है तो आप लोग ये लिख सकते हैं। हाइड करने के लिए आप डॉट हाइड यूज करते हैं, एलिमेंट्स को शो कराने के लिए डॉट शो लिखते हैं, टॉगल करने के लिए हाइड एंड शो यानी उनके दरमियान जो आई आइकन बनाने के लिए आप डॉट टॉगल लिखते हैं, फेड इन करने के लिए यानी आप उसको जो है वो थोड़ा फेड इन मतलब थोड़ा पास लाने के लिए, थोड़ा ऐसे ऐसा पीछे लाने के लिए, स्लाइड्स को ऊपर लेके जाने के लिए, स्लाइड्स को नीचे लाने के लिए आप ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2 विच इज द लिंक, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंक स्टैंड फॉर द लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। जो लिंक होता है ना ये सी हैश के अंदर एक फीचर ही है जो आपकी क्वेरी लैंग्वेज जैसे एसक्यूएल है, जैसे इस स्टाइल में जो होते हैं डाटा को फिल्टर करती है, डाटा को स्टोर करती है, डाटा को सिलेक्ट करती है, अपडेट करने का काम जो होता है ये इसी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी होती है। आपके एसक्यूएल के साथ ही ये एनेबल की जाती है, चाहे वो अरेज होती हैं, लिस्ट हो या डाटाबेस हो। आप एसक्यूएल जैसी क्वेरीज को जब सी हैश कोड में लिख कर डाटा को एक्सेस करते हैं तो वो आपका लिंक होता है, ठीक है। एक लिंक होता है, लिंक एक तो इंटरनेट पे लिंक्स मिलते हैं ना, शेयर लिंक्स मिलते हैं, लेकिन ये लिंक वो होता है जो आपकी एसक्यूएल क्वेरी के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन ये लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी है, ठीक है। आपकी एसक्यूएल के साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो होते हैं वो कनेक्ट करने का काम हो रही होती है। इसका अगर सिंटैक्स समझा जाए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या करते हो, इसके क्वेरी का सिंटैक्स देखिए, इसका मेथड का देखिए। सबसे पहले आप फ्रॉम एस लिखते हैं इन स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट में से आप
एक एस वर्ड लेते हो, जहां पर एस की जो एज होती है ग्रेटर देन 18, यानी एक ऐसे स्टूडेंट जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है, उनकी एज जो होती है वो ग्रेटर देन 18 से है, तो उनको सिलेक्ट कर लो। फिर मेथड क्या होगा, स्टूडेंट जहां पर एस ग्रेटर देन उनकी एज 18 से ज्यादा होगी, वो सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इसके अंदर जो है आप सिलेक्ट करें। यानी सिंपल एसक्यूएल कमांड की तरह ही ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसको थोड़ा देख सकते हैं कि इसके स्पेसिफाइड चीजें जो होती हैं आप इसके अंदर लिख रहे होते हैं। अब लिंक टू ऑब्जेक्ट वर्सेस लिंक टू एसक्यूएल। अब जो ऑब्जेक्ट में बात करते हैं तो ये जो होता है मेमोरी कलेक्शन में काम करते हैं, जबकि एसक्यूएल के अंदर डाटाबेस के साथ काम करते हैं। ये फास्ट होता है स्मॉल डाटा के लिए, लेकिन ये लार्जेस्ट डाटा के लिए जो होता है ऑप्टिमाइज होता है, फास्ट होता है। इसकी एग्जीक्यूशन देखिए तो ये मेमोरी के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है, लेकिन ये क्या करता है एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर कन्वर्ट होता है, देन डाटाबेस के अंदर जाकर डाटा को स्टोर कराता है, देन ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इस तरह करके जो है आप इसको लिख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट इसीलिए बता रही हूँ कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं, कल आपका एग्जाम भी है और सिर्फ आपके लिए इनका कॉन्सेप्ट लेना ही इनफ होता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ हमारे पास असेंशियल लिंक आते हैं ऑपरेशंस के अंदर, जिसमें आप जो होता है हमेशा वार से स्टार्ट करते हैं, इसको वार नेम देते हैं और फिर आगे जो होते हैं अपनी क्वेरी लिख देते हैं। ठीक है, फिल्टर करना हो तो आप सिंपली वार लिखते हैं, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, और आगे आपने उसकी जो है वो कमांड लिख देनी होती है एसक्यूएल की तरह। ज्वाइन करना होता है तब भी आप वेरिएबल देते हैं, तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट को ज्वाइन करेंगे कोर्सेज के अंदर सी कोर्सेज के साथ, और एस डॉट कोर्स आईडी जो है आप उसको दे दोगे, आईडी के थ्रू ही आप इसको जो होता है वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कंप्लीट लिंक की एग्जांपल लें सी शार्प के अंदर, तो ये आप एक कोड याद रख सकते हैं। सबसे पहले यूजिंग सिस्टम लिखेंगे, डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक लिखेंगे और लिंक लिख देंगे। आप चाहे तो ऊपर कलेक्शन, इसलिए क्योंकि डाटाबेस के साथ हम इसको यूज करेंगे एसक्यूएल के साथ। क्लास बनाएंगे स्टूडेंट की, क्लास बनाएंगे आपकी कोर्सेज की, और एक क्लास बनाएंगे प्रोग्राम की, जिसके अंदर आप स्टूडेंट एंड कोर्सेज का रेफरेंस यूज करेंगे। इसमें हम लोग नेम लेंगे, स्टूडेंट का एज लेंगे और उसकी कोर्स आईडी ले लेंगे। कोर्स के अंदर हम लोग कोर्स की आईडी लेंगे और कोर्स का टाइटल ले लेंगे। उसके बाद मेन में जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट की लिस्ट बना लेंगे, यहाँ स्टूडेंट की अरे बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम न्यू स्टूडेंट लिखेंगे, जैसे नेम है अली है, उसकी एज इतनी है, उसकी आईडी 1 है। डेटाबेस के अंदर जैसे हम एसक्यूएल की कमांड लिखते हैं वैसे हम यहाँ पे सिंपल डाटा सैंपल डाटा ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने कोर्स के लिए डाटा लेना है। ठीक है, पहले हमने स्टूडेंट के लिए लिया, कोर्स के लिए, कोर्स की आईडी 1 है, उसका टाइटल ये है, कोर्स की आईडी 2 है, इसका टाइटल ये है। अब हमने क्या करना है, फिल्टर स्टूडेंट ओवर एज, जितने स्टूडेंट की एज जो है वो 18 से ज्यादा उनको हमने फिल्टर कर देना है। तो उसके लिए सिंपली आपने ये कमांड रन करनी है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की। उसके बाद ज्वाइनिंग द स्टूडेंट विद कोर्सेज के साथ, तो पहले आप स्टूडेंट लेंगे, स्टूडेंट में से फिर आप ज्वाइन करेंगे कोर्सेज के साथ, सी इन कोर्सेज। ये जो होती है ना, ये एस और सी, ये आपके जो है वो लिंक काम करेगी, आपको स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आप उनको जो है एक न्यू करेंगे, स्टूडेंट नेम और टाइटल के साथ आप उनको ज्वाइन कर देंगे। फिर आप उनका रिजल्ट डिस्प्ले कराएंगे, तो रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए फॉर ईच, हर एक के लिए सी एस स्टूडेंट कोर्स जो है इन स्टूडेंट कोर्स में से लेंगे, और फिर आप जो है आउटपुट लिख के उसका जो रिजल्ट है वो शो करा देंगे। तो लिंक जो है वो आपका ऐसे काम करता है, और आपकी आउटपुट में अली आ जाएगा, मैथ सेलेक्ट किया था और सारा जो है वो इंग्लिश के साथ जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक्स की तरफ चलेंगे एमवीसी के वाले चैप्टर के अंदर, और वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको शॉर्ट भी आते हैं और आपको लॉन्ग भी आते हैं। तो फिर हम अपने वीडियोस का जो है वो एंड करते हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है विच इज द ASP.NET MVC। ठीक है, ये एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, इसमें से आपको तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन तो मस्ट आते हैं। ASP.NET MVC का एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क होता है। हमने सबसे पहले जो पढ़ा था उसमें हमने .NET पढ़ा जो आपकी वेब एप्लीकेशंस के लिए था, लेकिन ये जो ASP.NET MVC है ना, ये वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क होता है जो मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर का यूज करता है, ताकि स्केलेबल, स्ट्रक्चर्ड और मेंटेबल वेब एप्लीकेशन जो है वो आप बना सके। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको रियल लाइफ एनालॉजी देती हूँ ना, तो मॉडल जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो उस रेस्टोरेंट के अंदर जो मॉडल होता है ना वो आपका किचन है। फिर व्यू क्या होगा कि आप उस रेस्टोरेंट के अंदर आपके टेबल्स भी हैं,
फिर कंट्रोलर क्या होगा, वेटर्स होंगे, ठीक है। यानी ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, इसके अंदर आपका एक किचन है, ठीक है, बाकी सारे आपके टेबल्स पड़े हुए हैं, और एक कंट्रोलर होता है जो वेटर होता है, जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा। कंट्रोलर जो वेटर होता है वो क्या करेगा, इन व्यूज के पास यानी टेबल्स के पास आएगा, कस्टमर के पास आएगा, उनसे डाटा वगैरह लेगा, और फिर जो उसके इम्प्लीमेंटेशन लेने के लिए वो इस मॉडल किचन के अंदर जाएगा, वहां से लेगा दोबारा से, यानी एक सर्कल जो होता है इसका चलता रहेगा, ये काम वो करता रहेगा। तो ये एमवीसी का काम होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर का काम होता है। इसके अलावा आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसका आर्किटेक्चर क्या है, तो आपने इस तरह तीन जो है बना देने हैं, एक में मॉडल लिख देंगे, आपने व्यू को लिख देंगे, कंट्रोलर लिख देंगे, इनको आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कंट्रोलर क्या काम करता है, उसके बाद एक्शन मेथड क्या होते हैं, देन पैरामीटराइज एक्शन मेथड्स क्या होते हैं, रेजर सिंटैक्स क्या होता है आपका, देन उसके बाद कोड एक्सप्रेशन एंड कोड ब्लॉक्स को देखेंगे, व्यू स्टेट को देखेंगे, और इसके अलावा एमवीसी राउटिंग, यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं इन सब का सोल्यूशन जो है वो आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मैं इसको ऐसा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये क्वेश्चन लिखने का पर्पज ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपके पेपर में आपको क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आने हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एमवीसी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क होता है जो आपके मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर पैटर्न को फॉलो करता है, ताकि आप जो भी वेब एप्लीकेशंस बनाए वो स्केलेबल हो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो और आपके लिए मेंटेनेबल हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसकी जो की फीचर्स होते हैं ये बिल्कुल एक हर एक का काम जो होता है अलग अलग होता है, लेकिन एक दूसरे के साथ जो है रिलेट कर रहे होता है। एमवीसी की राउटिंग, रेजर सिंटैक्स, टेस्ट ड्राइवन डिप्लॉयमेंट, सबको ये सपोर्ट कर रहा होता है। इसके आर्किटेक्चर को अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक मॉडल बनाना है, जो भी डाटा होता है, जो भी बिजनेस लॉजिक होते हैं, बिजनेस रूल्स होते हैं, उन सबको हैंडल करने का काम इस मॉडल का होता है। देन उसके बाद व्यू का काम करेंगे, जैसे HTML पे आपको आपकी डिस्प्ले, आपके सारे एलिमेंट्स, इंटरफेस, यूजर इंटरफेस होते हैं वो शो हो रहे होते हैं, वो व्यू का काम होता है। देन उसके बाद कंट्रोलर की बात करें कि यूजर की जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं और रिस्पॉन्स आते हैं उनको हैंडल करने का काम कंट्रोलर का होता है। इससे पहले मैं आपको वेटर की एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इस आर्किटेक्चर को आपने एक डायग्राम के थ्रू बनाना है। अब क्या करोगे कि यहाँ पर आप पहले एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स को आप लिखेंगे एमवीसी आर्किटेक्चर, ठीक है, नीचे आप लिख देंगे एमवीसी आर्किटेक्चर। उसके बाद यहाँ पे आप एक सर्कल बनाएंगे, इसके अंदर आप लिखेंगे मॉडल, फिर आप बनाएंगे एक सर्कल, इसके अंदर आप लिखेंगे व्यू, फिर आप बनाएंगे एक सर्कल, उसके अंदर लिखेंगे कंट्रोलर, और हर एक को आपने एरो के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बगैर जो होते हैं कोई काम नहीं कर सकते। मॉडल जो होता है जितने भी डाटा आता है आपका उनको हैंडल करता है, ठीक है। डाटा हैंडल कैसे करेगा कि जो कंट्रोलर होगा वो देखेगा कि लोग जो आपके वेबसाइट यूज कर रहे हैं उन क्या क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे बटन क्लिक करने की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कंट्रोलर के पास आएगी, और कंट्रोलर जो होता है वो जो है वो आगे बटन क्लिक करने पे जो डाटा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस तरह जो है वो आपका एक सर्कल चलता जाएगा और एमवीसी का आर्किटेक्चर जो है वो बन जाएगा। इसका वर्कफ्लो भी इसी तरह है कि यूजर जो होता है वो आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, कंट्रोलर जो होता है उनको डिटेल जो होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, जो मॉडल होता है वो स्टूडेंट को रिकॉर्ड को आईडी के साथ, बिजनेस रूल, डेटाबेस, डाटा, हर चीज को हैंडल करने का काम मॉडल होता है। और जब स्टूडेंट आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, जब उसको यूज करना चाहता है तो उसको लॉग इन करेगा, ठीक है, उसको रजिस्टर करेगा, तो उसकी जो डाटाबेस की इंफॉर्मेशन होगी ना वो मॉडल फेच करता जाएगा। इसी तरह ये एक सर्कल चलता जाएगा और आपका काम जो है होता जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोलर की। तो एमवीसी के अंदर जो है वो कंट्रोलर क्या काम करता है। कंट्रोलर आपकी जो एक क्लास होती है ना, सी शार्प की जो क्लास होती है वो आपकी कंट्रोलर होती है, जो आपके यूजर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और उनके बदले में रिस्पॉन्स होता है वो जनरेट करके देता है। जैसे आपने एक क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास, आप उसको होम कंट्रोलर का नाम दे सकते हैं और मेन कंट्रोलर उसको हैंडल करेगा। उसके बाद एक्शन रिजल्ट होगा, जो भी एक्शन आपको चाहिए, जैसे रिटर्न में आपको एक वेबसाइट का व्यू देखना है तो आप इसका यूज करेंगे। उसके बाद इसका एक्शन मेथड क्या होता है, अभी हमने एक्शन की बात की। एक्शन मेथड बेसिकली पब्लिक मेथड होती है जो कंट्रोलर के अंदर होती है और एक रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दी ना कि ये एक्शन रिजल्ट होता है, ये पब्लिकली ही होता है और एक कंट्रोलर के अंदर रहते हुए जो भी एक्शंस परफॉर्म करता है वो आपका एक्शन मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद पैरामीटराइज एक्शन भी होते हैं जो डिफरेंट किस्म के आईडीज के थ्रू जो होते हैं वो रिसीव किए जाते हैं और उसकी बेसिस पर ही आपको डाटा जो होता है वो शो होता है, ठीक है। उसके बाद रेजर व्यू इंजन होता है। रेजर व्यू इंजन में क्या होता है,
इरेजर बेसिकली जो ASP.NET MVC है ना, उसका व्यू इंजन होता है, जिसमें आप HTML और C# दोनों के कोड को मिक्स कर सकते हैं और @ सिंबल जो होते हैं इनका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे वेलकम मॉडल 1 डॉट नेम, ठीक है, मॉडल ये @ का साइन आपने यूज किया ना, तो आपने इस इरेजर सिंटैक्स का यूज किया, जिसमें आप HTML और C# दोनों के कोड को आप कंबाइन करके मिक्स करके लिखेंगे। एक पैराग्राफ लिखा वेलकम मॉडल डॉट नेम, फिर आप कोड ब्लॉक बनाएंगे @ और @ जो होता है रिप्रेजेंट करेगा आपके C# के प्रोग्राम को या आपके इनर HTML को। उसके बाद डाटा हैंडलिंग इन MVC आता है। तो MVC के अंदर डाटा हैंडलिंग का क्या मतलब होता है कि आपके डाटा को हैंडल करना, ठीक है, जैसे वैलिडेशन से अप्लाई करना, वैलिडेशन यानी स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करना, तो वो आपका डाटा हैंडलिंग आ जाता है आपके MVC के अंदर। तो वैलिडेशन जो हैंडलिंग होती है इसके अंदर मोस्टली हम लोग डाटा एनोटेशंस का यूज करते हैं। जो डाटा एनोटेशंस होती है इसमें क्या होता है, आप कुछ पब्लिक रूल्स होते हैं, कुछ वैलिड रूल्स होते हैं जिनको अप्लाई करना होता है। जैसे आपने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट की, अब इसके अंदर वैलिडेशन क्या होगी, आपको क्या चीज रिक्वायर्ड होगी, क्या मैंडेटरी है वो लिखनी है। जैसे स्टूडेंट का नाम, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, और स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं आपको वो पता होना चाहिए। ये एक वैलिडेशन रूल्स होता है। उसके बाद हमारे पास मॉडल स्टेट वैलिडेशन आती है कि अगर आपका मॉडल स्टेट वैलिड है, यानी अगर आपके तमाम एनोटेशन, अगर आपके पास स्टूडेंट का नाम और उसके हिसाब से उसके मार्क्स वैलिड हैं, तो देन जो है आप स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी चेंजिंग्स को सेव करें और स्टूडेंट को जाने दें। उसके बाद आता है मॉडल बाइंडिंग। इसमें क्या होता है कि आपको जो एक्चुअली में जो आपका C# ऑब्जेक्ट होता है उसको डाटा के साथ जब आप मैप करते हैं, जैसे एक फॉर्म मेथड है, आपने उसको पोस्ट के नाम से मेथड बनाया, ठीक है, उसके बाद आपने इनपुट में क्या किया, स्टूडेंट का नेम और उसकी एज, किस पोस्ट पे इसकी नेम और एज आपने रखनी है, वो यहाँ पर आप मॉडल बाइंडिंग का यूज करते हुए जो है आप यूज करेंगे। मतलब बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि जब आप फॉर्म की इनपुट फील्ड यूज करते हैं, HTML के अंदर आप फॉर्म का यूज करते हैं ना, जब आप उस फॉर्म को C# के अंदर, जब वो फॉर्म होता है वो C# के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो आपका जो होता है मॉडल बाइंडिंग होता है। जैसे यहाँ पे आपने ये लिखा ना, तो यहाँ पर ये C# के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ये आपकी मॉडल बाइंडिंग होती है। उसके बाद आपकी राउटिंग सिस्टम आ जाती है। MVC राउटिंग क्या होता है, तो मैं अगर आपको यहाँ पे, मैंने सिर्फ डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपको जो बोलकर एक्सप्लेन करूंगी वो आपने लाजमी सुनना है ताकि आपको याद रहे। अब जो राउटिंग है ना, उसका काम होता है यूजर का जो भी URL होता है ना उसको समझना और उससे करेक्ट कंट्रोलर एक्शन मेथड तक रीडायरेक्ट करना, ठीक है। जो भी URL आपके पास आता है, जो MVC राउटर होता है वो क्या करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और उसको उसके एक्चुअल कंट्रोलर जो होता है ना उसके पास भेज देता है कि जो इस URL को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैटर्न लिख देते हैं। सबसे पहले एक राउट है, MP राउट, मैप राउट है, उसमें बाय डिफॉल्ट नाम है। URL जो है वो वहां, यहाँ पर जो भी URL आएगा वो देखेगा कि इसकी ID या इस URL ने क्या एक्शन परफॉर्म करना है और इसको इसके राइट कंट्रोलर के पास लेकर जाए, ठीक है। उसके बाद आप डिफॉल्ट पे जाओगे, न्यू कंट्रोलर देंगे, जैसे होम कंट्रोलर है, उसका एक्शन क्या होगा, इंडेक्स ही लिखेंगे, और फिर यहाँ पे URL का जो भी पैरामीटर होगा ऑप्शनल के तौर पे आप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि आपने जो है वेब कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। आप वेब कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, आपके पास एक XML फाइल ही होती है जिसमें आपने जो भी आपके कनेक्शंस होते हैं आपने स्ट्रिंग में बनाने होते हैं, आपने सेटिंग करनी होती है अपनी ऐप की, ऑथेंटिकेशन रूल्स देने होते हैं, सेशन सेटिंग करनी होती है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो की बात करते हैं ना तो वहां पर भी ऐसा है, लेकिन वेब एप्लीकेशन, वेब कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो अगर आपको कोई भी कनेक्शन बनाना है तब भी आप XML का यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को स्टोर कराने के लिए, उसकी सेटिंग को स्टोर कराने के लिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये चीजें जो होती हैं करनी पड़ती हैं। अब जो XML होते हैं ना बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होती है। आपके मोस्टली जो एप्लीकेशन होती है ना उनके जो फ्रंट एंड होता है उसको डेवलप करने के लिए आप जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना वो आपकी XML ही होती है। बहुत बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, ठीक है, सिंपल स्ट्रिंग की तरह ही होती है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। अब यहाँ पे एक ऐड नेम करोगे, माय डेटाबेस के नाम से आप एक नेम ऐड करोगे, फिर आप एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाओगे। इस कनेक्शन स्ट्रिंग क्या करेगा, आपका कनेक्शन बताएगा, आपकी सिक्योरिटी की टिप्स बताएगा, आपकी मैनिफेस्ट फाइल होती है ना उसके अंदर जाकर ये सारी स्टोर हो जाती हैं। देन आप प्रोवाइडर नेम देंगे। एक नेम होता है जिसमें आप अपने क्लाइंट का, जिसको
आपने अपना डाटा प्रोवाइड करना होता है, आपने अपनी ऐप हैंड आउट करनी होती है, तो आप क्या करोगे, उसका यहाँ पर नाम दे दोगे, उसका डेटाबेस यहाँ पर लिख दोगे और इस कनेक्शन को आप क्लोज कर दोगे। ठीक है, इसका एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे पहले आपके पास एक कंट्रोलर आता है, जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सबको जो कंट्रोल करने का काम होता है ना वो इसके पास होता है। देन एक मॉडल होता है, ठीक है, एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। पहले आपके पास कंट्रोलर आता है, फिर मॉडल आता है, जो भी डाटा आता है, बिजनेस लॉजिक क्लासेस आती है उनको हैंडल करता है, फिर आपको रिजल्ट के तौर पे जो होता है वो HTML का टेम्पलेट दे देगा या उसको आपको आउटपुट दिखा देगा। फिर आपकी ऐप जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है काम करना, उसका स्ट्रक्चर। तो आपका ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, ये आपकी ऐप का स्ट्रक्चर होता है। मैं चूंकि एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर काम करती हूँ ना, तो मुझे इसके बारे में पता है। एक फोल्डर बना होता है जिसके अंदर आपने हर चीज जो होती है वो हैंडल करनी होती है। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी एंड मेंबरशिप आ जाती है MVC के अंदर। तो मेंबरशिप सिस्टम जो होता है, ये लॉग इन, लॉग आउट, पासवर्ड मैनेजमेंट एंड यूजर रूल्स होते हैं, इन सबको मैनेज करने का काम जो होता है ना इस मेंबरशिप के पास होता है। जिसके पास ये मेंबरशिप होती है वो इजीली इस चीज को हैंडल कर सकता है। जैसे अगर एक सिस्टम का एडमिन है, उसका रोल क्या होगा, वो एडमिन है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा, ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन का काम करेगा, ऑथराइजेशन का यूज करेगा। वो स्ट्रिक्ट एडमिन यूजर जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली बताएगा कि सिर्फ एडमिन ही इस चीज को हैंडल कर सकता है, डैशबोर्ड को सिर्फ एडमिन हैंडल कर सकता है, कोई और इसको यूज नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मैं वीडियो अपलोड करते हुए जो डैशबोर्ड है वो तो मेरे पास है, वो तो यूजर के पास नहीं है या व्यूवर्स के पास तो नहीं है ना कि वो उसको हैंडल कर सकेंगे। उस डैशबोर्ड की, उस जो स्टूडियो की जो एडमिन हूँ वो मैं हूँ, तो मेरे पास उस चीज की मेंबरशिप है कि मैं वीडियो को क्रिएट करूँ और वीडियो को अपलोड करूँ। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और मेरे चैनल पर आकर मेरी वीडियोस को अपलोड तो नहीं कर सकता है ना अपने वीडियो अपने अकाउंट से। ठीक है, तो इसके फीचर में क्या होता है कि यूजर जो होता है अब रजिस्ट्रेशन करेगा, लॉगिन करेगा, पासवर्ड हैशिंग करेगा, पासवर्ड जो भी डालोगे बैकएंड पे जाके वो हैशिंग में जाकर स्टोर हो जाएगा और सिक्योर तरीके से स्टोर होगा। उसके बाद एक रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आती है जिसमें डिफरेंट रूल्स दिए जाते हैं कि किसने कितना एक्सेस करना है, किसने किस चीज को क्या एक्सेस करना है। फिर अगर पासवर्ड भूल जाता है या पासवर्ड लॉस हो जाता है उसकी रिकवरी का सिस्टम भी आता है। उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन। इम्प्लिसिट में यही होता है कि जैसे आपका ये आपने लिखा हुआ है ना, आपकी जो सिंपल वैल्यू आउटपुट होती है ना उसके लिए आप इसका यूज करते हैं, और जो कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है उसके लिए आप एक्सप्लिसिट का यूज करते हो। देन ASP हर चीज होती है बार बार वही रिपीट हो रही है, आपने सिर्फ MVC मॉडल का याद रखना है। कोई भी इसका टॉपिक आता है उसकी डेफिनेशन लिखे, नीचे MVC की डायग्राम बनाए और आप उसको इजीली जो होता है वो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये था हमारे पास लास्ट टॉपिक था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और आपको मैंने क्वेश्चन भी दिखा दिए कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में से क्वेश्चन जरूर आएंगे। सो बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाली वीडियोस के लिए, उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक यू।